नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल नॉलेज ग्रोथ एकेडमी में। और आज हम इस वीडियो की श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे जो हमारा जो यूनिट 1 है उसका वैद्युत स्थितिकी चैप्टर और क्लास 12 का। तो इसमें हम पढ़ेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यूँ समझिए कि ये इस चैप्टर का आधार बिंदु है। बिना इस चैप्टर को समझे आगे के जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आपके आते हैं, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 नंबर का क्वेश्चन जो रखते हैं, उस टाइप की क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे बिना इसके हेल्प के। तो इसको पहले देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। देखिए, दूसरे का हेल्प करने से ऐसा नहीं होता है कि आदमी दूसरा वो ज़्यादा नंबर पा जाएगा। आपसे हेल्प करना चाहिए और ये जो क्वालिटी होती है हेल्प करने की, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी होती है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कि हमको भी मोटिवेशन मिल सके ये वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहली बात यह है कि जब भी कोई आवेश रहता है तो उसको हम यहाँ पे बिंदु मान के चलेंगे। तो बिंदु आवेश के कारण मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु आवेश रखा गया जिसे हम कह रहे हैं Q0। और जब भी हम आवेश लेते हैं तो वो प्लस आवेश, परीक्षण आवेश को हम प्लस लेके चलते हैं। अब जो होता है इस बिंदु आवेश के कारण, यानी कि मान लीजिए एक बिंदु आवेश हो गया और इस आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मान लेते हैं यहां से ये R दूरी पर स्थित जो होता है किसी बिंदु, मान लीजिए M है, और यहाँ पर इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर निकालनी है। तो मैं वही चीज लिखने जा रहा हूं कि प्लस क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां से चल लेते हैं। तो मान लेता हूं कि यहां पर जो थे इस बिंदु पर कोई आवेश रखा गया जिसे हम कह रहे हैं Q0। कभी कभी इसको Q0 भी बोल दिया जाता है, तो आप परेशान मत होइएगा, ये Q0 बात एक ही है। आप Q0 भी बोल सकते हैं, Q0 भी। तो मैंने माना कि इस पे जो होता है एक प्लस ही ले लेते हैं कि प्लस Q0 आवेश रखा गया है इस बिंदु पर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, माना बिंदु M पर प्लस Q0 आवेश रखा है। अब मान लीजिए मैंने मान लिया यहाँ पे, तो हम क्या जानते हैं, हमारा एजेंडा क्या है? हमारा एजेंडा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। हम पिछले लेक्चर में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन और उसकी फॉर्मूला बताए थे। ये बताए थे कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धनात्मक आवेश पर जो लगने वाला बल होता है उसे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि अगर हमें E को निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से E को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो E इज इक्वल टू जो इस पे बल कार्य कर रहा O, और आवेश कितना होना चाहिए? एकांक। अब जब आवेश एकांक होता है तो उसको इस बटे के नीचे लिखते हैं, तो Q0 हमको, तो अगर हमको निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, Q0 आवेश, Q आवेश तो हमें पता है कि इस आवेश के कारण हम निकाल रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? ये बल निकालना चाहिए। अगर बल निकल गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो वही हम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो वही लिखने जा रहे हैं, तो प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण प्लस Q0 आवेश पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू
क्या होता है कूलम्ब के नियम के अनुसार, ये 1/4πε0 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट होता है, और Q और यहाँ पे ये हो जाएगा Q0। एक ये वाला Q लिखा और ये वाला Q0 लिखा, प्लस प्लस तो प्लस प्लस जहां नहीं रहता है वहां, जहां कुछ नहीं रहता वहां प्लस लेकर के चला जाता है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, r है, तो ये r के स्क्वायर होगा। अब जो होता है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए अतः प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू ये क्या होती है, F/Q हो जाएगा। चूंकि हमें Q के कारण निकालना है, Q हो जाएगा, तो यहाँ पर मान लीजिए कि इस बिंदु पर है, तो यहाँ पे Q0 मैंने ले लिया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो E हो जाएगा, और यहाँ पे F का जो वैल्यू रखेंगे ये 1/4πε0, और ये रखेंगे Q और Q0 अपान क्या, r², और बटे में क्या है, ये Q0 है। अब देखिए ये Q0 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो E इज इक्वल टू हो जाएगी 1/4πε0 और Q/r² हो जाएगा। यहाँ से ये फॉर्मूला आपका निकल के आता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि ये जो आया फॉर्मूला निकल के, यहाँ पे अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन आप कर लीजिएगा। E इज इक्वल टू ये हो जाएगी 1/4πε0 और Q/r² हो जाएगा। ये चीजें आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब देखिए ये होता क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसके डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, और हम बताए थे कि जो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो Q आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। अब देखिए ये आवेश इस पर बल लगा रहा है, और यहाँ पे अगर ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, यानी कि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जब ये समान प्रकृति के होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि ये जो है ये जब बल लगाएगा इस पे, तो इसको इधर धक्का देगा, यूं कह ले, यानी कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर होगी, यानी कि E की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। अगर कायदे से हम इसको A मान लें तो A से M की ओर होगी। तो अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q और बाई r², और यहाँ से ये डायरेक्शन लिखेंगे तो किधर, A से M की ओर, ये ध्यान दें, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। देखिए ना, ये ए से अगर ये इधर बल लगाएगा, ये वाला आवेश अगर इस पे बल लगाएगा तो इसको इधर धक्का देगा, यानी कि ये बल किधर, ये आवेश किधर जाएगा, ए से एम की ओर जाएगा, यानी कि वैद्युत क्षेत्र इसका किधर हो जाएगा, ए से एम की ओर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से नोट्स बना लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे के आर्टिकल में मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला रखूंगा और आपको समझाते चलूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में भी आता है, और अति लघुतरी प्रश्न जो आते हैं जैसे कि 2 नंबर के जो होते हैं उसमें भी पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए या वैद्युत द्विध्रुव। और 5 नंबर में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जरूर ये क्वेश्चन अटैच करके पूछे जाते हैं, क्योंकि जब लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आता है ना तो उसमें एक क्वेश्चन नहीं रहता है, तो कई नंबर ऑफ क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि 2-3 क्वेश्चन का मिक्सिंग रहता है, तो उसमें मिक्स करके ये क्वेश्चन आता रहता है। तो इसको आप बहुत ही केयरफुली देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए होता क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आपको बता देंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, यानी कि बिल्कुल समान हो, कहने का मतलब यह है कि परिमाण में समान हो लेकिन उनका जो चिन्ह हो, एगो प्लस हो एगो माइनस हो, यानी कि समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश। समान कहने का सेंस ये है कि परिमाण में, जैसे कि उनका जो नंबर होता है 1 आवेश 2 आवेश 3 आवेश, इसमें समान हो, लेकिन उनका जो साइन है जैसे कि प्लस और माइनस है उसमें भिन्न होते, यानी कि प्रकृति क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। अब जब 2 आवेश वो क्या होना चाहिए, एक तो समान होने चाहिए और दूसरे जो होते हैं विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। अब ये दोनों जब एक पास स्थित हो अति अल्प दूरी पे, तो इनसे जो निकाय बनता है उस निकाय को हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक आवेश मैंने रख दिया, ये है प्लस आवेश,
और यही अति अल्प दूरी पर, बहुत कम दूरी, बहुत छोटी दूरी पर, मैं तो यहाँ बहुत बड़ा दूरी बना रहा हूँ समझने के लिए, लेकिन ये वाकई में बहुत ही छोटा दूरी होता है और ये माइनस की आवेश। अब ये जो दो आवेश है, मान लीजिए ये कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है। अब ये जब दो आवेश अति अल्प दूरी से पर रखे गए हैं तो इनसे ये जो निकाय बना है, इसी निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि वैद्युत, और जब वैद्युत की बात करते हैं तो हम आवेश की बात करेंगे तो आवेश आ गया। द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव होना चाहिए। अब देखिए, एक तो प्लस ध्रुव हो गया और एक तो माइनस ध्रुव हो गया, तो दो ध्रुव हो जा रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। अब मान लीजिए इनके बीच की दूरी बहुत कम है, बहुत कम है, उसको हम मान ले रहे हैं थोड़ा देर के लिए 2l दूरी पर रखे गए हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, आप इसको r मान सकते हैं, l मान सकते हैं, a मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मैंने इसको 2l माना है। 2l क्यों माना है? इस 2l की एक खास बात है, आगे आने वाले जो लेक्चर होंगे, जो आर्टिकल होंगे, उसमें आप देखेंगे इस 2l की क्या खासियत बात है। क्योंकि हम इसको आधा करते हैं तो ये आराम से l और l आ जाता है, इसलिए हमको आगे की कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2l माना है। बाकी परेशान मत होइएगा, बिल्कुल देखते रहिए ध्यान से। अब इसी को हम परिभाषित कर रहे हैं, यहाँ पे परिभाषा इसका लिख रहे हैं कि जब समान, जो मैंने बोला वही चीज मैं लिख रहा हूं, जब समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, जब समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अति अल्प, मतलब बहुत ही कम, अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो उनसे बने निकाय, वही मतलब सिस्टम जो बना, निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये तो परिभाषा हो गई हमारी वैद्युत द्विध्रुव की। अब जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें से दोनों आवेशों में से किसी, परिमाण में तो समान है, तो किसी एक आवेश का आप परिमाण ले लीजिए तथा उनके बीच की जो दूरी है और उनका आपस में करा दीजिए गुणा। यानी कि अब जब गुणा करा देंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। यानी कि कोई एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को ये हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल रटने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल इत्मीनान से एकदम वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। यहाँ पे देखिए, मैं वही चीज लिखने जा रहा हूँ यहाँ से, क्या कि किसी आवेश, किसी एक आवेश लिख लीजिएगा, किसी एक आवेश, किसी एक आवेश बिल्कुल इत्मीनान से समझते रहिए, रखने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल देखिए यहाँ पे, तो मैंने क्या किया कि किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण
कहते हैं। तो यहाँ से आप बिल्कुल इसको नोट कर लें और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको P से प्रदर्शित करते हैं, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि होती है, अर्थात मैं लिखना चाहूंगा अगर P तो ये हो गया P। अब देखिए ध्यान से P है और मैंने क्या कहा इसके अनुसार, तो किसी एक आवेश का परिमाण, तो एक आवेश का परिमाण मान लीजिए दोनों Q ही है तो मैंने Q ले लिया और इनके बीच की दूरी कितना है, वो 2L है, तो इनका एक गुणनफल हो गया, यानी कि मैं लिख सकता हूँ P और इस 2 को मैं इधर ले लूँ तो यानी कि 2QL हो जाएगा। और ये वेक्टर है तो इस वजह से मैं वेक्टर, चूंकि ये परिमाण है तो ये परिमाण को रिप्रेजेंट करने के लिए इसलिए इसको लगाया जाता है ऐसे करके, तो ये हो जाएगा। अब जो होता है इसकी दिशा की बात कर लेते हैं। तो इसका मान लीजिए ये सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो इसकी तो कुछ दिशा होगी, क्योंकि सदिश राशि जो होती है वो परिमाण और दिशा से मिलकर के बना होता है, यानी कि इसकी दिशा जो होती है ये -Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होती है। इसकी जो दिशा है वो +Q आवेश से लेकर के -Q आवेश की ओर होती है, यानी कि देखिए सॉरी ये -Q आवेश से लेके +Q आवेश की ओर होती है, यानी कि -Q आवेश से +Q आवेश की ओर, यानी कि इसकी डायरेक्शन इधर होगी और यहाँ पे आप लिख सकते हैं P, वेक्टर P, इस इधर लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझिए इसका मात्रक क्या होगा। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक आप यहीं से निकाल सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। अब देखिए ये क्या है, जैसे कि मैंने यही तो फार्मूला लिखा है, ये P = मैंने लिखा है Q × 2L लिखा है, क्या लिखा है, Q × 2L लिखा है। तो अब यहाँ देखिए, अब ये Q क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये कूलाम है। और ये 2L क्या है, एक दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं मीटर, यानी कि इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर। तो यहाँ पे बिल्कुल आप बुलेट पॉइंट करके लिखते रहिए, ये बुलेट पॉइंट करके ये लिखते रहिए। इस टाइप का नोट्स जो होता है बहुत ही बेहतरीन होता है, क्योंकि इसमें सारे चीज क्लियर हो जाते हैं, सभी चीज एक ही बात। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसका मात्रक जो है, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर होता है। तो यहाँ से आप बिल्कुल नोट बना सकते हैं अपना, बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनेगा अगर इस तरह से, जिस तरह से मैंने लिखा है आप अपने बुक में लिखते रहिएगा। ये न केवल आपके बोर्ड एग्जाम में काम आएगा बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी काम आएगा। आप इस तरह का नोट्स बना के रखे रहिएगा। अब देखिए इसकी PDF प्रोवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सारा चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो आप भी लिखते रहिए और लिख के अगर काम करेंगे तो आप सीखते रहेंगे। अब चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में श्योर, मतलब ये समझ लीजिए कि 90% आता ही आता है। आप अभी अगर नहीं विश्वास है तो कई सालों के बोर्ड पेपर उठा के आप देखिएगा, उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में 5 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसको, इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिएगा और नोट्स बनाइएगा, क्योंकि अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन बिल्कुल ऐसा हम एक्सप्लेन करेंगे कि आपको एकदम मक्खन हो जाए। अब देखिए क्या करना है, हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना लें, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए हमको एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। अब वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, अभी हमने बात किया था कि ये रहा और यहां से ये रहा। अभी देखिए यहां से ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, ये मान लीजिए -Q आवेश यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे +Q आवेश रखा गया, क्योंकि हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का अभी बताए थे। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि जब समान परंतु विपरीत आवेश, मतलब समान किस क्षेत्र में, परिमाण के क्षेत्र में समान हो, और ये प्लस और माइनस से विपरीत हो। अब वह अति अल्प दूरी पर रखे हो, मान लीजिए ये कोई बिंदु A है और ये कोई बिंदु B है, और ये अति अल्प दूरी, मैं उस अल्प दूरी को क्या ले रहा हूँ, 2L दूरी ले रहा हूँ, जो यहाँ से यहाँ तक है, इसे 2L दूरी पर रखें। इसके कारण जो होता है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेता हूं कि इसका जो मध्य बिंदु है O है,
और इस मध्य बिंदु से किसी बिंदु M जो कहाँ है, जो यहाँ से r दूरी पर स्थित है, किसी बिंदु M मान लेते हैं वो M है और यहाँ से r दूरी पर स्थित है, इस पे हमें जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, जो हमारा ये आर्टिकल कह रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये मैंने बीचों बीच से लिया है तो ये दूरी 2l है, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो l होना चाहिए कायदे से अगर देखा जाए तो, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी l होना चाहिए। इसीलिए हम वैद्युत द्विध्रुव जब आघूर्ण पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे यहाँ पे जो ये जो बीच की जो दूरी है वो 2l दूरी है। अब आगे देखते हैं, अगर देखा जाए ध्यान से तो यहाँ पे दो आवेश है और मैंने बिंदु आवेश के कारण जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था E = 1/4πε0, और ये होती है, ये आपका होता है Q होता है, और इनके बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी अगर R मान रहे हैं तो उसका स्क्वायर लेते हैं, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पर देखिए वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश है, एक तो -Q आवेश है, एक +Q आवेश है। तो इस -Q आवेश के कारण भी इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और +Q आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो हम लिखेंगे, अगर -Q आवेश के कारण लिखेंगे तो इसका वाला आवेश रखेंगे और इनके बीच की दूरी का वर्ग रखेंगे, अगर इसके कारण लेंगे तो इनके बीच की दूरी। तो हमारा यहाँ पे मेन एजेंडा ये है कि इन दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों से इस बिंदु की दूरी कितनी है उसको पहले समझ लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर हम इस आवेश से बात करें -Q आवेश से, इस M की डिस्टेंस की बात मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक की दूरी को हमने माना है r, और इधर अगर बढ़ रहे हैं तो यहां से दूरी है l, यानी कि ये पूरा दूरी है, यानी कि इस दूरी को और इतना दूरी को मैं जोड़ लूं तो ये पूरा दूरी हो जाएगा। अब ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, r है, और प्लस करना है मुझे ये इतना दूरी, और इतना दूरी कितना है, l के बराबर है, तो ये l हो गया, यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना आया, r + l आया। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा, बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। देखिएगा अब यहां से हम निकालेंगे +Q आवेश से इस बिंदु की दूरी। चलिए एक लाइन ही खींच देते हैं ताकि कि ये दिखाई दे कि अक्षीय स्थिति में, देख रहे हैं इसके एक्सिस में है, इसीलिए हमने लिखा है किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। यहाँ देखिए इसीलिए हमने लिखा है अक्षीय स्थिति में, बिल्कुल ये अक्ष में है इसके। अब देखिए यहाँ पे इस आवेश से इसके बीच की दूरी निकाल लेना है। अब देखिए इस आवेश से इस M के बीच की दूरी की बात करते हैं, तो कायदे से अगर देखें तो यहां तक का डिस्टेंस कितना है, r है, हमें चाहिए यहां तक का डिस्टेंस, यही डिस्टेंस चाहिए ये, तो यानी कि हमें r में से इतना डिस्टेंस निकाल देना पड़ेगा। तो इतना डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इतना l है, यानी कि l को हम इसमें से माइनस कर देंगे। यानी कि कहने का सेंस ये, देखिए ध्यान से कि अगर इतना दूरी है और हमको इतना दूरी चाहिए तो मैं इसमें से इतना पार्ट काट के निकाल दूं, और इतना पार्ट है कितना, l के बराबर है, यानी कि l घटा दो तो ये काम बन जाएगा। अब यही चीज हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। अब इसका जो चीज मैंने फिगर सब कुछ कह देता है, अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टाइप का फिगर अगर बना देते हैं तो बेहद ही जो एग्जामिनर होंगे, अगर एग्जामिनर लोग आपकी कॉपी को जांचते हैं, चेक करते हैं, तो ये जो फिगर है सारा कुछ बता देता है। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने क्या किया है इसमें। तो इस टाइप के फिगर को बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब थोड़ा सा हम बात करें इसकी, तो आप फिगर बना के डायरेक्ट लिख सकते हैं चित्र के अनुसार, लेकिन मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव लिख रहा हूं, एक बार आप सीख लीजिए और अभी मैं बताऊंगा बोर्ड में क्या क्या आपको लिखना है इसके रिगार्डिंग। अब देखिए, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, P = Q × 2l, थोड़ी देर के लिए मैंने जो लिया हुआ है यहाँ पे Q × 2l, और ये मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस टाइप के साइन को, किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु
किसी बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल साथ साथ आप लिखते रहिएगा, साथ साथ आप लिखते रहिए और अपना काम बिल्कुल आसान हो जाएगा और हम लोग आसानी से इस चीज को समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। चित्र के अनुसार अगर मैं बात करूं, चित्रानुसार तो क्या कह रहा है, ये -q आवेश के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी कि -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि मैं कह रहा हूं E1 मान ले थोड़ी देर के लिए, E1 तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1/4πε0 और q बाई उनके बीच की दूरी का स्क्वायर। तो मैं पहले लिखूंगा 1/4πε0 और ये आवेश कितना, इस आवेश का परिमाण के रूप में ले रहे हैं, थोड़ी देर के लिए परिमाण लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे, उनके बीच की दूरी। तो ये -q आवेश से और ये m के बीच की दूरी कितना है, r+l है। तो मैं यहाँ लिखूंगा r+l का स्क्वायर ले लूंगा। अब इसके डायरेक्शन की बात करें थोड़ी देर के लिए, किस दिशा में होगा, चूंकि ये माइनस आवेश है तो माइनस आवेश, मैंने बताया था पहले ही कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है लगने वाले बल की दिशा की होती है। तो इधर माइनस आवेश है तो जो बल लगेगा वो अपनी ओर आकर्षित करने वाला होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ी देर के लिए कोई आवेश रखा गया है, मान लीजिए जब आवेश रखते हैं तो उसे परीक्षण आवेश कहते हैं और परीक्षण आवेश को हमेशा धनात्मक लिया जाता है। अगर धनात्मक आवेश है तो ये क्या करेगा, मतलब ये वाला अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र का बल होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। जब इस डायरेक्शन में लगेगा तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी M से A की ओर, किधर हो जाएगी, ध्यान से रखिएगा, ये हो जाएगी आपकी M से A की ओर, क्या है, ये हो जाएगी आपकी M से A की ओर, M से A की ओर हो जाएगी। अब इसी तरह मैं दूसरे की बात करता हूं, यानी कि +q आवेश के कारण, यानी कि ये जो आवेश है इसके कारण उस बिंदु पर, यानी कि +q आवेश के कारण बिंदु M पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको थोड़ी देर के लिए, अब ये चूंकि हाँ इसको थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिएगा। अब ये हो जाएगा क्या, वेक्टर E2 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी E1 ले लिया और इसको मैंने मान लिया E2। अब यहां से देखिएगा, अब ये फिर वही वाला फार्मूला 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q, भाई आवेश तो समान है, परिमाण तो समान है। अब यहाँ देखिएगा, अब इसके बीच की दूरी लेंगे, यानी कि ये Q और M के बीच की दूरी, ये है ना दोनों Q और M के बीच की r-l, तो मैं लिखूंगा r-l और इसका क्या रखेंगे, स्क्वायर। अब ये किधर से किधर होगा, तो +q आवेश हमेशा क्या करता है, ढकेलता है। तो मान लीजिए इसको इधर ढकेलेगा, यानी कि अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो B से M की ओर होगी, किधर होगी, B से M की ओर, B से M की ओर। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इसके लिए बताया जो डायरेक्शन होगा इसका इधर होगा, इस -q आवेश के कारण, यानी कि ये E1 इस साइड होगा। अगर ध्यान से देखें तो ये E1 का डायरेक्शन है और E2 किधर हो रहा है, इस साइड हो रहा है, यानी कि ये आपका E2 का डायरेक्शन हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये E2 का डायरेक्शन हो गया। देखिए समझिए, एक बार और समझा देते हैं कि ये -q आवेश के कारण जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो चूंकि वो खींचने की प्रवृत्ति होगी तो ये इधर खींचेगा, तो ये E1 हो जाएगी, और E+ है तो ये ढकेलने की प्रवृत्ति रखेगा, यानी कि ये इसको इधर कर देगा। अब ध्यान से समझते हैं आगे, चूंकि हमको निकालना क्या है, देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए कौन सा ज्यादा होगा और कौन सा कम होगा, इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगा। E1 ज्यादा होगा या E2 ज्यादा होगा, इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं हम क्या है। अगर कायदे से देखा जाए, ये E1 की बात करें तो E1 के जो बीच का डिस्टेंस, देखिए ये इसमें भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, Q यहाँ भी बराबर है, Q यहाँ भी बराबर है, क्योंकि वो तो
परिभाषा में ही कहा जाता है कि समान प्रकृति के समान होने चाहिए परिमाण में, तो ये भी बराबर है। लोचा कहाँ है? लोचा यहाँ पे है। अब ध्यान से समझिएगा, एक कंसेप्ट समझिएगा, 1/4 बड़ा होगा कि 1/2 बड़े होंगे। अब इसको ध्यान से समझिएगा, छोटे बच्चों वाली सवाल है। अब यहाँ से हम लोग काम कर लेंगे अपना। 1/4 बड़ा होगा या 1/2। आसानी भाषा में समझने के लिए कहने का मतलब ये है, ये 1 है तो मान लीजिए कोई एक रोटी है, अब नीचे 4 है तो इसका 4 भाग कर दीजिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो मान लीजिए यहाँ एक रोटी है और ये कह रहा है 2 भाग करने के लिए। अब बताइए, आपस में अगर दोस्तों में बांटना है तो कौन सा ज्यादा बड़ा हिस्सा आएगा? यानी कि ये वाला हिस्सा अगर एक पार्ट निकाला जाए तो इसका छोटा होगा और इसका एक पार्ट क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि अगर कोई भी मान लीजिए इस तरह का भिन्नात्मक रूप है तो जो नीचे छोटा रहेगा वो बड़ा रहता है, और जब नीचे बड़ा रहे तो ये पूरी वैल्यू जो होती है छोटी रहती है। अब ध्यान से समझिएगा, अभी हो गया। अब इसको आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? बड़ी है और ये क्या? छोटी है, क्योंकि आर में कुछ जोड़ रहे हैं और यहाँ घटा रहे हैं, तो ये कम है और ये वाला ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि E1 के जो नीचे वाला पोर्शन है वो ज्यादा है, तो E1 क्या होगा? कम होगा। भाई E1 के नीचे वाला ज्यादा है, तो जब ये ज्यादा है तो ये कम होगा। और दूसरी बात करें E2 के लिए, तो E2 के नीचे वाला पोर्शन कम है इन कंपैरिजन ऑफ E1, तो ये क्या होगा? जब ये कम है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो अब देखिए, जो ज्यादा है उसको कायदे से 2 लड्डू दे दीजिए और जो कम है उसको 1 लड्डू दे दीजिए। जैसे बांटते हैं वैसे ही, और ये इस टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे लिख लीजिए। तो ये वाली चीजें हो गई, और यहाँ वेक्टर आप लगा सकते हैं क्योंकि आप परिमाण लिख रहे हैं तो परिमाण, और वैसे भी आप परिमाण को लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये मॉड लगाना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि E1, और ये इस तरह से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? परिमाण की बात पूरा, मतलब ये तो पहले आवेश के कारण, दूसरे आवेश के कारण, अब नेट कितना होगा, मतलब पूरा दोनों का मिला करके कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी उसकी बात करेंगे। यानी कि अब यहाँ पे लिखने जा रहा हूं कि नेट, यहाँ पे लिख लीजिएगा एक, चूंकि E1 इज लेस देन E2, यानी कि E1 छोटा है E2 से, तब यहां पे क्या हो जाएगी? बिंदु M पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेट का मतलब पूरा, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। अब चूंकि अक्षीय स्थिति है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सियल का A, तो इसलिए मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं A। इससे पता चलेगा ये अक्षीय स्थिति में है। अब ये हो जाएगा E1 और माइनस का क्या होगा? कौन बड़ा है? E2 बड़ा है, तो E2 में से आप छोटे वाले E1 को घटा दीजिएगा, यानी कि जो बड़ा है उसमें से आप छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा हमारा। क्योंकि यूं समझिए, अगर ध्यान से देखा जाए, अगर वैसे भी देख लिया जाए कि मान लीजिए कि मैं ऐसे खड़ा हूं और 2 बलवान मुझे पकड़ के खींच रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि मैं फटने वाला नहीं हूं, तो मैं किधर जाऊंगा? तो जिसका बल ज्यादा होगा मैं उधर जाऊंगा। सेम उसी प्रकार से ये भी उधर जाएगा जिसका ज्यादा होगा, तो इसलिए ज्यादा में से कम वाले का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, यानी कम वाला वैसे ही लेके चला जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे? कम वाले को इस छोटे बड़े वाले में से घटा देंगे जो हमारा बड़ा है। अब यहाँ से समझिएगा, अब इन्हीं सब की वैल्यू को जो यहाँ पे आया हुआ है इसको हम यहाँ पे रख देंगे, और हमारा एक मस्त इक्वेशन फार्मूला बन के आ जाएगा, और उसी को हम बोर्ड में एग्जाम में कर देंगे, 5 नंबर का तैयार हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे E2 की बात करें तो अब इन्हीं E2 और E1 की वैल्यू को उठा के रख देंगे, हमारा एक मस्त इक्वेशन, एक फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा जो हमारा 5 नंबर का तैयार हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, तो EA इज इक्वल टू EA फॉर एक्सियल पोजीशन वाला। अब यहाँ देखिए 2 का फॉर्मूला रखिए। 2 क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आपका हो जाएगा Q अपान ये R माइनस L का होल स्क्वायर, और इधर आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ये माइनस हो गया, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q, और ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसी चीज को हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे
Q1/4πε0 और यहाँ पे भी है Q1/4πε0, यानी कि ये दोनों हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ Q, क्योंकि Q का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे 1 हो जाएगा, क्योंकि 5, अब 5 का अगर 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 5 एकन्ने 5, 2 एकन्ने 2, उसी प्रकार से Q एकन्ने Q हो जाएगा। और ये 4πε0 और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, ये दोनों में से कॉमन निकल गया, ये 1/r - l का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा आपका ये 1/r + l का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे बन करके तैयार हो जाता है। तो अभी आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसके बाद हम इसको ऊपर फिर से करेंगे अच्छे से, और आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर उसके बाद आगे हम देखेंगे। अब इसी चीज को हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, तो EA = हो जाएगा Q/4πε0, यहाँ आप लिख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। अब देखिए, ये वही वाला फॉर्मूला है जैसे कि हम एलसीएम लेकर के काम करते हैं। तो ये R - L हो गया, और ये एक कोष्टक में हो गया, और यहाँ पे लिख सकते हैं R + L, और एक कोष्टक में हो गया, और दोनों का स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हैं एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ये भी है और ये भी है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो आप क्या कहेंगे, एक कोष्टक में इसको कर लीजिए, एक कोष्टक में इसको कर लीजिए, और दोनों का आप कर दीजिए स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाइएगा। ऐसे देखिए, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन होगा और इसका इधर होगा, तो इसका इधर करेंगे तो ये R + L का होल स्क्वायर ये इधर चला जाएगा, बीच में क्या है माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और ये इधर चल जाएगा, यानी कि R - L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए, हम लोग क्या है कि छोटे क्लासेस में देखिएगा ध्यान से कि छोटे क्लासेस में एक चीज पढ़े होंगे कि a + b का होल स्क्वायर। अब देखिए, अगर एक कोष्टक में a + b है और एक कोष्टक में a - b है, तो ये हो जाता है a² - b²। अब देखिए, इन दोनों का शकल और सूरत बिल्कुल ऐसे मैच कर रही है, यानी कि एक कोष्टक में कह सकते हैं R + L है, जैसे यहाँ a + b है, उसी प्रकार से यहाँ R - L है, जैसे यहाँ पे a - b है। तो मैं यहाँ पे a² - b² लिखा हूँ, तो यहाँ पे मैं R² - L² लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो ये हो जाएगा R² और माइनस का हो जाएगा L², और L² का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम खोलेंगे, a + b का होल स्क्वायर, जैसे कि a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + 2ab होता है। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे a की जगह पे r है, तो r का स्क्वायर + l का स्क्वायर + का 2rl हो जाएगा। बाकी यहाँ माइनस है, तो अभी थोड़ी देर के लिए कोष्टक लगा के चलिए, क्योंकि जब माइनस हटता है तो चिन्ह बदलता है, इसलिए कोष्टक को मैंने लगा के रखा है। अब यहाँ देखिए, R² हो जाएगा प्लस का L² हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ माइनस रहता है तो a - b का जब होल स्क्वायर लिखते हैं तो हम लिखते हैं क्या, a² + b² - 2ab आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ जब माइनस है तो आप यहाँ पे -2rl लगाएंगे। अब देखिए, आगे की प्रोसेस को सॉल्व करते हैं। ये आ गया, और ये Q/4πε0 हो गया। और या तो सिंपल मैथमेटिक्स है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान से स्टेप बाय स्टेप आप देखिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको फार्मूला एकदम याद ही हो जाएगा। देखिए, ये हो जाएगा R² प्लस का L², ऊपर वाला टर्म को लिख रहे हैं, प्लस में 2rl हो जाएगा और माइनस का। अब देखिए, यहाँ माइनस हो जाएगा R², और यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, और ये 2rl हो जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये रहा। अब ये हो गया यहाँ पे, अब ये हो जाएगा R² - L², और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब देखिए, फिर से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं, तो हम क्या पा जाते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर उसके बाद ये भी देखिए, ये भी दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 मिलके यानी कि 2rl और 2rl मिलके कितने 4rl हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4rl, जैसे कहते हैं ना कि एक आम मिलके 2 आम हो जाता है, उसी प्रकार से 1rl और 2rl मिलके कितने हो जाएंगे, 4rl हो जाएंगे। और यहाँ पे R² माइनस का L² का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ये चीजें बनके तैयार हो जाती है। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए। अब आगे मेरा ये फॉर्मूला आ गया। अब जानिए इसको, EA हो जाएगा
अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं ताकि कि हम अच्छे से उस सकल सूरत में आ सके जिस टाइप का अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे वो था कि 1/4πε0 ही लिख देते हैं, और यहाँ देखिएगा, चलिए इसको हटा ही देते हैं। अब यहाँ देखिए Q यहाँ से निकाल रहे हैं तो ये Q आ गया। अब ये 2 है तो मैं यहाँ पे 2 निकाल लिया, इस 4 का 2 निकाला और ये L इसके साथ रखा, ठीक है, और यहाँ पे 2RL निकालिए। ध्यान से समझिएगा, इस 4 को हमने 2 और 2 के रूप में तोड़ दिया है और L को इस 2 के साथ ले लिया और R को इस 2 के साथ रखे हैं, और यहाँ पे देखिए R² माइनस का L² का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी सकल सूरत को ध्यान से अगर आप देखें तो एक चीज आप पाएंगे क्या, कि यहाँ पे Q इंटू 2L आ गया, और मैं आपको बताया था जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, वो होता है कितना, Q इंटू 2L ही तो होगा। क्यों? क्योंकि कोई एक परिमाण तथा उनके बीच की जो दूरी 2L है उसी को लेंगे, तो इसके जगह पे, इस पूरे के जगह पे आप P पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रखिए P, ये 1/4πε0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, ये आपका हो जाएगा P, और यहाँ पे ये 2 को इधर रख रहे हैं, और ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा आपका R², और ये हो जाएगा L² का होल स्क्वायर। या तो आप ये फॉर्मूला लिखिए, ये भी सही है, और आप ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जानते हैं वो किस रूप में होती है, सदिश रूप में होती है। तो थोड़ी दिशा की बात करते थे। कायदे से अगर हम बात करें तो ये देखिए हमारा कौन वाला ज्यादा है, हमारा ये E2 ज्यादा है, E2 ज्यादा है ना। तो ये अगर दोनों में खिंचाव होगा, जैसे हमने बताया था कि अगर मान लीजिए हम ऐसे खड़े हैं और 2 बलवान हमें खींच रहे हैं, तो मैं किधर जाऊंगा, मैं फट नहीं रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, तो मैं किधर जाऊंगा, जिधर जो ज्यादा बल होगा उधर जाऊंगा मैं। उसी प्रकार से मैंने आपको बताया, अभी आगे मैंने लिखा था कि E2 जो होता है E1 से ज्यादा है, यानी कि इसका प्रभाव अधिक होगा, यानी कि इस ओर होगा। और मैंने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी आपको बताई थी, जो -Q आवेश से +Q आवेश की होती है। तो इस P की जो डायरेक्शन है, P की डायरेक्शन भी इधर है, और जो नेट वैद्युत क्षेत्र आ रहा है उसकी भी डायरेक्शन इधर है। यानी कि इसको हम वेक्टर स्वरूप में अगर लिखना चाहें तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इस तरह से, क्या, कि वेक्टर स्वरूप में अगर मैं लिखूं इसको, तो मैं लिखूंगा EA इस तरह से, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/4πε0, और ये हो जाएगा 2, और P पे वेक्टर लगाऊंगा, और ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा R² माइनस का L² का होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये जा किधर रहा है, जा इधर रहा है, यानी कि किधर, A से M की ओर, इस डायरेक्शन में है। क्या है, इस डायरेक्शन में है, यानी कि A से M की ओर जा रहा है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ A से M की ओर, A से M की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये इधर जाएगा। अब जो होता है थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना है, अगर मान लीजिए थोड़ा सा और सॉल्व करना है तो इसको आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे इसको और सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। यदि अगर देखिए यहाँ पे, यदि ये जो L है, ये जो L है इस R की तुलना में बहुत छोटा है, यानी कि छोटे द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, अगर ये दूरी छोटी हो जाए L, तो छोटे द्विध्रुव के कारण बात करेंगे। तो जब छोटे द्विध्रुव के कारण बात करेंगे तो हम ये देखिए इसकी फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, EA = 1/4π, ये हो जाएगा एप्सिलॉन, और ये जो होता है 2P, और ये जो R है। अब जब ये बहुत छोटा है इससे R की तुलना में, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, यानी कि L को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल R² बच जाएगा, और L वाला टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि L का जो मान है मैंने ले लिया इस बहुत छोटा। ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो छोटे का मतलब अगर उस तरह से पूछ दिया तो आप यहाँ तक आएंगे, अगर छोटे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण पूछ दिया तो आपको ये आगे की प्रोसेस करनी पड़ेगी। मतलब L जो होता है इसकी तुलना में बहुत छोटा हो तो L को आप निगलेक्ट कर देंगे, तो क्या बच गया, केवल R² बच गया और इसका स्क्वायर बच गया, यानी कि
ए इज इक्वल टू 1/4πε0 और ये हो जाएगा 2p और ये r हो गया और r⁴ हो गया। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा EA और ये 1/4πε0 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2p और ये हो जाएगा r³। ये फॉर्मूला आपका इस रूप में आ गया। आप वेक्टर स्वरूप में भी इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप वेक्टर लगा लीजिए। वेक्टर EA इज इक्वल टू 1/4πε0 और 2 और वेक्टर लगा दीजिए यहाँ पे और ये हो जाएगा r³। इस रूप में भी आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये रहा आपका ये पूरा वाला और ये चीज़ मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे और आप इसका अगेन एक बार और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका हैंड रिटन नोट बनाइए और बहुत ही बेहतरीन नोट्स बनेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। बेहद ये 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको लगा लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। अगर उस तरह से पूछेगा तो आप वहां तक निकालेंगे, अगर किसी छोटे विद्युत गुण के लिए पूछेगा तो आपको इतना प्रोसेस यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा।